स्वागत है आपका प्रेजेंट सर चैनल पर, जहां शिक्षा है सरल, सटीक और समझदारी से भरी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं खान सर की पॉकेट जीके बुक के पॉलिटी विषय से, और हमारा पहला अध्याय है भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। ये जानना जरूरी है कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक संघर्ष, एक सोच और एक सफर की कहानी है, जो शुरू हुआ था सैकड़ों साल पहले। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा को आसान भाषा में समझते हैं, ताकि हर टॉपिक, हर एक्ट और हर सुधार आपके दिमाग में बस जाए, एकदम पक्के तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानपूर्ण सफर, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सर के साथ। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास हमें ब्रिटिश शासन के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों और भारतीय प्रशासन की नींव रखने की कहानी बताता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को भी इनके अधीन कर दिया गया, जिससे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। यह पहला मौका था जब कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ब्रिटिश अधिकारियों के निजी व्यापार और उपहार रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ब्रिटिश सांसद वर्ग के सुझाव पर लाया गया। यह एक्ट बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहलाता है। इसके द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार मिला और राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इसी एक्ट से दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ, जहां कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन रहे। गवर्नर जनरल की परिषद को युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व और देशी रियासतों के अधीक्षण की शक्ति मिली, लेकिन वे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ कोई संघर्ष या सहयोग शुरू नहीं कर सकते थे। एक नियंत्रण परिषद की स्थापना भी हुई। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट ने कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। साथ ही यह भी तय हुआ कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम ने स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को कराधान का अधिकार दिया। कंपनी का अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार बरकरार रहा, लेकिन भारतीय व्यापार में उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। हालांकि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार कार्य करने की अनुमति दी गई और भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। नोट: भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 के चार्टर एक्ट और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से पड़ी, जिससे प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद शुरू हुआ। 1833 का अधिनियम। यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिए गए। इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। हालांकि दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में हुआ। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य, चौथा विधि सदस्य शामिल करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद 6 सदस्य की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन और भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ हुआ। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान किया गया। इस तरह इन अधिनियमों ने धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश प्रशासन की संरचना को मजबूत किया और भविष्य के संवैधानिक विकास की नींव रखी। भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 का भारत शासन अधिनियम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को भंग कर दिया, जिससे भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। इस अधिनियम के तहत एक नया पद
भारत सचिव बनाया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल से और 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा, क्योंकि वह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। इसी अधिनियम में महारानी विक्टोरिया ने भारत मलिका की उपाधि धारण की। लॉर्ड कैनिंग, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम वायसराय बने। 1860 ई में जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम ने मुगल सम्राट पद को भी समाप्त कर दिया और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में शामिल किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, जिससे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी, जिसका श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। इस अधिनियम ने वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। इसने केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति को बढ़ावा दिया। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। 1862 ई में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई और प्रांतीय व केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों, शक्तियों में वृद्धि की। उन्हें प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने और उनमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। 1873 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) को कभी भी भंग किया जा सकता है। तदनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को जनवरी 1874 ई में भंग कर दिया गया था। 1860 का अधिनियम। यह अधिनियम गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता था। 1576 का शाही उपाधि अधिनियम। शायद 1876 का शाही उपाधि अधिनियम होना चाहिए। 28 अप्रैल 1876 ई की एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। केंद्रीय कार्यकारिणी गवर्नर जनरल में 6 सदस्यों की नियुक्ति करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892। यह अधिनियम भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत का प्रतीक था। इसने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की, जहां प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु उन्हें बजट पर मत देने और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में पारित ये अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित था। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। ये पहली बार था जब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति हुई। इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में भी पहली बार 2 भारतीयों, KC गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्यों की मांग की थी और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। यहाँ भारतीय संवैधानिक इतिहास के 3 महत्वपूर्ण अधिनियमों का वर्णन किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। यह अधिनियम भारत में उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग करने वाला पहला था। इसने केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की। राज्य परिषद, इसका कार्यकाल 5 वर्ष था और इसमें 60 सदस्य थे, 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत। केंद्रीय विधानसभा, इसका कार्यकाल 3 वर्ष था और इसमें 145 सदस्य थे, 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत। इस अधिनियम ने सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में विभाजित कर दिया। महिलाओं को पहली बार सीमित रूप में मताधिकार दिया गया।
भारत सचिव का खर्च, जो 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक डाइकी में इसका वर्णन किया है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई और प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। इस अधिनियम के तहत 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था भी की गई थी। भारत में 1936 और 1945 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव इसी अधिनियम के तहत हुए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों तक बढ़ाया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार सीमित रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन और संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार दिया गया। द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, जिससे भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा, जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा। हालांकि साइमन कमीशन को 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में भेज दिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि 1941 में भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में मिला। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। 1. हस्तांतरित विषय, इनमें शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, पुलिस, न्याय प्रशासन और भू राजस्व शामिल थे। 2. आरक्षित विषय, इनमें रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, कर, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण और सार्वजनिक सेवाएं शामिल थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए। यह अधिनियम भारत में भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना की स्थापना करना था। भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को शामिल किया गया, जिससे लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला और विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया और इस पर वायसराय का नियंत्रण बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत, सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में से 6 बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। केंद्र और इकाइयों, राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। 1. संघीय सूची 59 विषय। 2. राज्य सूची 54 विषय। 3. समवर्ती सूची 36 विषय। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल, वायसराय को सौंपी गईं। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांतीय सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। भारत में संघीय शासन, भारत संघ की व्यवस्था की गई तथा यह अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। इस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित अखिल भारतीय फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। विभिन्न नेताओं ने इस अधिनियम की आलोचना की। नेहरू, उन्होंने इसे दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर कहा। उन्होंने यह भी कहा, 1935 का अधिनियम बिना ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी के समान है। जिन्ना, उन्होंने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत कहा। मदन मोहन मालवीय, उनके शब्दों में यह एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया और 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। इसने ब्रिटिश शासन को समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों भारत व पाकिस्तान की स्थापना की। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। भारतीय रियासतों को अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हों या स्वतंत्र रहें। दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ये राष्ट्र कानून द्वारा इसे सहमति न दें। दोनों राष्ट्रों को यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते थे। भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गईं। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेंगी और शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। 1935 के अधिनियमानुसार विधानसभाएं कार्य करेंगी। बंगाल व पंजाब का 2 भागों में विभाजन किया गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस वीडियो का अगला चैप्टर चाहते हैं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर लिखें।